Hello and welcome to first lecture of IAS Toppers 100 plus hot topic video series on environment and ecology subject। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं ड्राकेना कंबोडियाना ट्री के बारे में। तो रिसेंटली आसाम के वेस्ट करबी एंगलोक डिस्ट्रिक्ट में रिसर्चर्स ने ड्राकेना कंबोडियाना ट्री को डिस्कवर किया है। ये ड्रैगन ट्री स्पीसीज़ की सबसे पहली डिस्कवरी है भारत में। तो ये ट्री के बारे में बात करें तो ड्राकेना ट्री जीनस की टोटल 9 स्पीसीज़ है। हालांकि ये 9 स्पीसीज़ में से सिर्फ ड्राकेना कंबोडियाना ही ट्रू ड्रैगन ट्री स्पीसीज़ है। इसके ट्री सेप जब भी एयर कांटेक्ट में आते हैं तो वो लाल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्री सेप ड्रैगन के ब्लड के जैसा दिखता होने से ये स्पीसीज़ को ड्रैगन ट्री भी कहा जाता है। और ये ट्री स्पीसीज़ भारत में हिमालयन रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में देखे जाते हैं। तो ये जो लाल कलर का रेजिन लिक्विड है उसकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये ट्री के अलग अलग पार्ट्स में एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये ट्री में लाल कलर का जो ड्रैगन्स ब्लड रेजिन मिलता है उसको चाइना में एशियन टाइम से मेडिसिन एंड बॉडी ऑयल के तौर पे यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं लिविंग रूट ब्रिज इन मेघालय के बारे में। तो एक रिसेंट स्टडी के मुताबिक मेघालय के लिविंग रूट ब्रिजेस की डिज़ाइन में से फ्यूचर बॉटनिकल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्पिरेशन मिल सकता है। लिविंग रूट ब्रिजेस को इंडियन रबर ट्री से बनाया जाता है। ये ब्रिजेस हवा में लटकते रहते हैं तो इसके लिए इसको एरियल ब्रिजेस भी कहा जाता है। ये ऐसे ब्रिजेस को स्पेसिफिकली मेघालय में रिवर्स को क्रॉस करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये फोटो में देख सकते हैं। ये ब्रिजेस को ट्रेडिशनल ट्राइबल नॉलेज को यूज़ करके बनाया जाता है। इसमें रबर ट्री के रूट्स को रिवर स्ट्रीम के परपेंडिकुलर ग्रो हो सके उस तरह से प्लांट किया जाता है। ये रूट ब्रिजेस आसाम में टूरिज्म ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफिकली इसमें 2 ब्रिज सिस्टम जो कि रिवाई रूट ब्रिज सिस्टम एंड उमशियांग डबल डेकर ब्रिज सिस्टम आसाम में टूरिज्म ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ इंडियन रबर ट्री ही क्यों, क्योंकि मेघालय में इंडियन रबर ट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और जो इंडियन रबर ट्री के रूट्स है वो इलास्टिक है, यानी कि वो एक दूसरे से इजीली कंबाइन हो सकते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी से लिविंग रूट ब्रिज को उसकी स्ट्रेंथ मिलती है और ये ट्रीज कोई भी रॉक सॉइल्स पे ग्रो किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं पैडी फ्रॉग एशानी के बारे में। तो रिसेंटली आसाम में से पैडी फ्रॉग की एक नई स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है। ये स्पीसीज़ का नाम है माइक्रेलेटा एशानी। इसमें जो माइक्रेलेटा है वो ये फ्रॉग स्पीसीज़ का जीनस है और क्योंकि ये फ्रॉग को भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में से डिस्कवर किया गया है तो इसके लिए इसका नाम एशानी रखा गया है। संस्कृत में एशानी का मीनिंग होता है नॉर्थ ईस्ट। माइक्रेलेटा जीनस के सभी फ्रॉग्स नैरो माउथ फ्रॉग्स होते हैं। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये फ्रॉग का जो माउथ है वो काफ़ी नैरो है यहाँ पे, और ऐसे फ्रॉग्स को पैडी फ्रॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पर्टिकुलरली इंडो बुर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन में पाए जाते हैं। ये जो रीजन है वो रिवर ब्रह्मपुत्रा के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। ये फ्रॉग स्पीसीज़ प्राइमरीली साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। सबसे पहली बार ये स्पीसीज़ को इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड में देखा गया था। इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है और उनके बैक पे ये डार्क स्ट्रीक्स भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं स्टार टॉर्टॉइस एंड ऑटस के बारे में। तो इसके बैकग्राउंड की बात करें तो भारत ने अगस्त 2019 में साइट्स कन्वेंशन में 6 अलग अलग स्पीसीज़ के प्रोटेक्शन को बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि ये 6 में से सिर्फ 3 स्पीसीज़ स्टार टॉर्टॉइस, स्मूथ कोटेड एंड स्मॉल क्लोड ऑटर्स के प्रोटेक्शन को बढ़ाने के रिकमेंडेशन को साइट्स कन्वेंशन ने रिसेंटली एक्सेप्ट किया है। तो साइट कन्वेंशन के बारे में देखें तो साइट्स का फुल फॉर्म होता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन अनडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो भारत ने ये कन्वेंशन में बेसिकली 3 अलग अलग अपेंडिसेस होते हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 में मोस्ट अनडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सी टर्टल्स है, जायंट पांडास है। अपेंडिक्स 1 में जो भी स्पीसीज़ को लिस्ट किया जाता है उनके इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेडिंग के ऊपर बैन होता है। अपेंडिक्स 2 में ऐसे स्पीसीज़ की जिसके ऊपर एक्सटिंक्शन का थ्रेट नहीं है पर उनका इलीगल ट्रेडिंग मॉनिटर नहीं किया गया तो वो जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। और अपेंडिक्स 3 में कोई एक कंट्री को अगर अपने कंट्री के रेगुलेटेड स्पीसीज़ के प्रोटेक्शन के लिए दूसरे कंट्रीज़ का सपोर्ट चाहिए तो ऐसे स्पीसीज़ को
अपेंडिक्स 3 में ऐड किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि भारत के ये जो 6 स्पीसीज है वो अभी करंटली अपेंडिक्स 2 में है, तो उनको अपेंडिक्स 2 में से अपेंडिक्स 1 में ट्रांसफ़र किया जाए ताकि उनका जो प्रोटेक्शन है वो इंक्रीज किया जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑटर्स क्या है। तो ऑटर्स कार्निवरस एनिमल्स होते हैं कि जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माडागास्कर जैसे ओशनिक आइलैंड्स के अलावा पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो ऑटर्स की टोटल 13 स्पीसीज में से भारत में 3 स्पीसीज पाई जाती है, यूरेशियन ऑटर्स, स्मूथ कोटेड ऑटर्स एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर्स। एशियन शॉर्ट क्लॉड ऑटर की बात करें तो ये सभी ऑटर स्पीसीज में से सबसे छोटा है। ये भारत के वेटलैंड्स एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है और इसका IUCN स्टेटस वनरेबल है। अब बात करते हैं स्मूथ कोटेड ऑटर के बारे में। तो ये एशिया के सभी ऑटर में से सबसे लार्जेस्ट है। जहाँ पे भी फ्रेश वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये ऑटर्स पाए जाते हैं। इसका भी IUCN स्टेटस वनरेबल है। ये दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि स्मूथ कोटेड ऑटर हिमालयन सदर्न पोर्शन से लेकर पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूटेड है, हालांकि स्मॉल क्लॉड ऑटर सिर्फ हिमालय, नॉर्दर्न गंगास एंड सदर्न इंडिया में ही पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्टार टॉर्टोइस के बारे में। तो ये भारत के सेंट्रल एंड सदर्न रीजियंस, वेस्ट पाकिस्तान एंड श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 4 में इंक्लूड है। ये टॉर्टोइस का IUCN स्टेटस वनरेबल है। अब बात करते हैं स्केली फुट स्नेल के बारे में। तो रिसेंटली स्केली फुट स्नेल सबसे पहली ऐसी स्पीसीज है कि जो डीप सी माइनिंग की वजह से थ्रेटन डिक्लेयर की गई है। डीप सी माइनिंग यानी कि जो ओशन फ्लोर पे अलग अलग मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, वो सब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस को डीप सी माइनिंग कहते हैं। हालांकि ये डीप सी माइनिंग को पूरे वर्ल्ड में बैन किया गया है क्योंकि इससे जो पूरी मरीन इकोसिस्टम है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये स्नेल के बारे में बात करें तो ये स्नेल सिर्फ माडागास्कर के ईस्ट में इंडियन ओशन रीजन में सिर्फ 3 हाइड्रोथर्मल वेंट्स में ही पाया जाता है। ये एक गैस्ट्रोपॉड है। गैस्ट्रोपॉड का डायरेक्ट मीनिंग होता है स्टमक फूड, यानी कि गैस्ट्रोपॉड के स्टमक पे एक लंबा सा फ्लेक्सिबल पार्ट होता है जिसकी वजह से वो चल सकते हैं। ये गैस्ट्रोपॉड एनिमल्स की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें स्पाइन नहीं होते। हाइड्रोथर्मल वेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स में। ये हॉट स्प्रिंग या तो जाइसर्स जैसे ही होते हैं, हालांकि ये सिर्फ पानी में होते हैं। इसमें जो जियोथर्मली हीटेड वाटर होता है वो छोटे छोटे होल में से फव्वारे की तरह बाहर आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि अगर ये पानी जियोथर्मली हीटेड है तो ये बॉयल क्यों नहीं हो जाता, मतलब ये एज अ वेपर के तौर पे पानी में फ्लो क्यों नहीं करता। तो यहाँ पे जो पानी का प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो पानी के प्रेशर की वजह से ये पानी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। ये स्नेल के स्केलेटन में आयरन सल्फाइड होता है और इसका IUCN स्टेटस अनडेंजर्ड है। अब बात करते हैं तमिल येओमान के बारे में। तो रिसेंटली तमिलनाडु ने तमिल येओमान बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई के तौर पे डिक्लेयर किया है। तो ये बटरफ्लाई को तमिल मारावान यानी कि तमिल वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। ये बटरफ्लाई वेस्टर्न घाट के हिली एरियाज में ही पाए जाते हैं और भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र ने अपने स्टेट बटरफ्लाई को अनाउंस किया था। तमिलनाडु के पहले टोटल 4 अलग अलग स्टेट्स ने अपने स्टेट बटरफ्लाई को डिक्लेयर किया था। ये 4 स्टेट हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला और उत्तराखंड। महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई है ब्लू मॉर्मोन, कर्नाटका की है सदर्न बर्ड विंग्स, केरला की मालाबार बैंडेड पीकॉक एंड उत्तराखंड की कॉमन पीकॉक बटरफ्लाई। अब बात करते हैं कुदाक्रुमिया रंगनेकारी के बारे में। रिसेंटली गोवा में एक नई वास्प की स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है कि जिसका नाम रिसर्चर पराग रंगनेकार के ऊपर से कुदाक्रुमिया रंगनेकारी रखा गया है। ये स्पीसीज को गोवा के कोटिगाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से डिस्कवर किया गया है। तो वास्प के बारे में जाने तो ये एक इंसेक्ट है जो कि भारत में गोवा एंड केरला में पाया जाता है। जनरली वास्प और बी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो इसके डिफरेंस के बारे में जाने तो वास्प की जो बॉडी एंड लेग्स होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, यानी कि उसमें हेयर नहीं होते। हालांकि जो बीज है उसकी बॉडी पे हेयर होते हैं और जो वास्प है उसमें वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स नहीं होती, तो वो वैक्स की मदद से अपने नेस्ट को क्रिएट नहीं कर पाते हैं। वास्प मेनली वुड पल्प में से जो पेपर जैसा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है उसकी मदद से वो अपने नेस्ट को क्रिएट करते हैं। हालांकि जो बीज है वो उसमें वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, तो वो वैक्स की मदद से अपने हाइव्स को क्रिएट करते हैं। और लास्ट है कि जो वास्प है वो एज अ पेस्ट कंट्रोल के तौर पे काफ़ी यूजफुल होते हैं और जो बीज है वो नेचुरल पॉलिनेटर्स होते हैं। तो ये 3 मेन डिफरेंसेस है। अब बात करते हैं अंगुल के बारे में।
तो हंगुल जो एल्क स्पीसीज़ है उसकी एक सब स्पीसीज़ है। एल्क स्पीसीज़ मेनली डियर फैमिली की स्पीसीज़ है। इसको कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है और ये जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है। भारत में जितनी भी रेड डियर की स्पीसीज़ है उसमें से हंगुल ही सिर्फ अभी करंटली सर्वाइविंग स्पीसीज़ है और ये स्पीसीज़ को मेनली श्रीनगर के डाचीगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये स्पीसीज़ के कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में लिस्ट किया गया है। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के टोटल 6 शेड्यूल है वो 6 के 6 शेड्यूल में से शेड्यूल 1 में जो भी स्पीसीज को लिस्ट किया जाता है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो टोटल 15 स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए प्रायोरिटी दी है वो 15 स्पीसीज में से हंगुल एक है और हंगुल को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम में भी लिस्ट किया गया है। अब बात करते हैं एशियाटिक गोल्डन कैट के बारे में। तो रिसेंटली दिबांग वैली में से एशियाटिक गोल्डन कैट के 6 अलग अलग कलर मॉर्फ्स को डिस्कवर किया गया है। कलर मॉर्फ्स यानी कि एक ही एनिमल पॉपुलेशन में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से 2 या उससे ज़्यादा कलर्स के एनिमल के एग्जिस्टेंस को कलर मॉर्फ्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो कलर मॉर्फ्स के एक सिंपल एग्जांपल के बारे में बात करें तो जो ब्लैक पैंथर है वो कॉमन लेपर्ड का कलर मॉर्फ्स है, क्योंकि ब्लैक पैंथर में मेलानिन डार्क पिगमेंट होने की वजह से उनका कलर ब्लैक होता है। तो ऐसे अगर कोई ही एक सिंगल एनिमल ग्रुप में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से उनका कलर अगर कुछ डिफरेंट है तो उनको कलर मॉर्फ्स कहते हैं। अब एशियाटिक गोल्डन कैट के बारे में बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। इसको टैमनिक्स कैट भी कहते हैं और इसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है। दिबांग वैली के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारत के सबसे पहले स्नो टाइगर्स को देखा गया था। दिबांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और पॉपुलेशन वाइज भारत का लीस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट है। इसके साउथ ईस्ट में लोहित रिवर है और नॉर्थ में चाइना है और ये वैली में से दिबांग रिवर ओरिजिनेट होती है और वो फिर आगे जाके लोहित रिवर के साथ मर्ज हो जाती है। अब बात करते हैं ईल स्पीसीज़ के बारे में। तो रिसेंटली उड़ीसा में से 2 नए मरीन ईल स्पीसीज़ को डिस्कवर किया गया है, जिसमें सबसे पहला है शॉर्ट ब्राउन मोरे ईल। यहाँ पे जो मोरे है वो ईल का जीनस है। ये ईल को जिम्नोथ्रोक्स अंडमानेसिस का नाम दिया गया है। अंडमानेसिस इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि ये ईल को अंडमान आइलैंड के पास से डिस्कवर किया गया है। और जो दूसरा है वो है वाइट स्पॉटेड मोरे ईल कि जिसको जिम्नोथ्रोक्स स्मिथी का नाम दिया गया है। तो बेसिकली ईल्स क्या है? ईल्स बेसिकली फिश है कि जिसकी बॉडी सांप की तरह होती है। अभी तक टोटल 10 शॉर्ट ब्राउन मोरे ईल्स को डिस्कवर किया गया है। हालांकि इसमें ये 10 में से सिर्फ 2 ही इंडियन वाटर्स में देखे जाते हैं। ये शैलो वाटर्स में देखी जाती है। हालांकि कई ईल्स सैंडी या तो क्लेई वाटर बॉडीज़ में 500 मीटर तक भी देखी गई है। इसका जो कॉमन जीनस है वो है मोरे एंड कॉन्जर। ये सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। ये पार्क असम में लोकेटेड है। इसको 1974 में नेशनल पार्क और 2007 में टाइगर रिजर्व के तौर पे डिक्लेयर किया गया था। इसमें मेनली 4 रिवर पास होती है, ब्रह्मपुत्र, दीपलू, मोरा दीपलू एंड मोरा धानसिरी। 1985 में ये पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे घोषित किया गया था और साथ ही साथ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा ये साइट को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया के तौर पे भी घोषित किया जा चुका है। यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा 1 हॉर्न राइनोस पाए जाते हैं और ये पार्क में अलग अलग एनिमल जैसे कि बंगाल स्लो लोरिस, आसामीज मकाओ, कैप लंगूर, हुलक गिबॉन विच इज़ दी ओनली एप फाउंड इन इंडिया एंड गंगेस डॉल्फिन जैसे एनिमल्स ये पार्क में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं तास्मानियन टाइगर के बारे में। तो रिसेंटली तास्मानियन टाइगर की जिसको अभी तक एक्सटिंक्ट माना गया था वो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली देखा गया है। तास्मानियन टाइगर के बारे में बात करें तो वो एक कार्निवोर मार्सिप्यूल मैमल है। मार्सिप्यूल मैमल्स को पाउच एनिमल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये एनिमल्स में अपने बच्चे को कैरी करने के लिए उनके बॉडी में पाउच होते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह कांगारू के बॉडी के फ्रंट पार्ट में पाउच होते हैं वैसे ही
तास्मानियन टाइगर के स्टमक के ऊपर ऐसे पाउच होते हैं। ये टाइगर को थाइलेसाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये टाइगर तास्मानिया एंड ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पे आप तास्मानिया को देख सकते हैं। ये टाइगर का जो फिजिकल शेप है या तो उनका जो फिजिकल फीचर्स है वो एक कैट, फॉक्स एंड वुल्फ के बीच का है। और ये टाइगर के बॉडी पे येलो ब्राउन फर होते हैं, जो कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। अब बात करते हैं कैल्प के बारे में। तो कैल्प बेसिकली ब्राउन आल्गे सीवीड होती है। ये कैल्प सी शोर के नज़दीक जो शैलो वाटर्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ज़मीन पर जैसे फॉरेस्ट होते हैं वैसे ही ये कैल्प के पानी के अंदर फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि वो एक साथ ग्रुप में ग्रो करते हैं। कैल्प फूड एंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और ये आर्कटिक के रॉकी कोस्ट्स में पाए जाते हैं। इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये मरीन लाइफ फॉर्म्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, कोस्ट लाइन को कोस्टल एरोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कैल्प्स है वो वेव्स की जो स्पीड है उनको रिड्यूस कर देते हैं। ये टूरिज़्म, रिक्रिएशनल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कैल्प की वजह से स्कूबा डाइविंग जैसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट किया जा सकता है। और कैल्प्स में कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जैसे कि पोटेशियम, आयरन। तो इसकी वजह से कई कंट्रीज़ में कैल्प्स को एज अ फूड सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले कोरल्स को समझते हैं। तो जो कोरल्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म की जिसको पॉलिप्स कहते हैं उनसे बने होते हैं। ये पॉलिप्स के टिश्यू में ज़ुक्सानथेले अलगे होते हैं। तो जो कोरल्स है ये ज़ुक्सानथेले अलगे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए नेसेसरी कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं और सामने ये अलगा कोरल्स को फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, यानी कि कोरल और ज़ुक्सानथेले अलगे का जो एग्जिस्टेंस है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। और कोरल्स का जो अलग अलग कलर्स है जैसे कि आप ये पिक्चर्स में देख सकते हैं वो ये अलगा की वजह से ही है। तो जब भी कोरल्स की आसपास की फिजिकल कंडीशन में कुछ चेंजेस आता है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लाइट या तो न्यूट्रिएंट्स में कुछ भी चेंजेस आता है, तो ये कोरल्स ये अलगा को एक्सपेल कर देते हैं। तो ये प्रोसेस को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। कोरल ब्लीचिंग के अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि सी टेम्परेचर के बढ़ने से, ओशन एसिडिफिकेशन से, सोलर एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, केमिकल पॉल्यूशन से, सेडिमेंटेशन के इंक्रीज होने से या तो ओवरफिशिंग जैसे कॉजेज से कोरल ब्लीचिंग हो सकता है। भारत में जो भी कोरल रीफ्स है यानी कि जो भी रॉक्स कोरल से क्रिएट होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रॉक्स है उसको कोरल रीफ्स कहते हैं। तो भारत में जो कोरल रीफ्स है वो सिर्फ गल्फ ऑफ मन्नार, पॉक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड एंड महाराष्ट्र के मालवण टाउन में ही देखे जाते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक कार्बन के बारे में। तो रिसेंटली ये देखा गया है कि जो वुमन का प्लेसेंटाज होता है जो कि वुमन की प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है, उसमें ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। तो ब्लैक कार्बन के बारे में जाने तो ये एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है कि जो कि एटमॉस्फेयर में कई दिन से लेकर कई वीक्स तक रह सकता है। ये पर्टिकुलर मैटर का एक कंपोनेंट है। पर्टिकुलर मैटर यानी कि जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, तो वैसे ही ब्लैक कार्बन एक पर्टिकुलर मैटर है। ब्लैक कार्बन फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स एंड बायोमास के इनकम्प्लीट कंबशन से प्रोड्यूस होता है और ये इनकम्प्लीट कंबशन डीजल इंजन, कुक स्टोव्स, वुड बर्निंग या तो फॉरेस्ट फायर से हो सकता है। ब्लैक कार्बन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है जिससे कि अर्थ का जो ओवरऑल ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ब्लैक कार्बन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। किसी भी व्यक्ति के लंग्स काफ़ी वीक है या तो उनको ब्रीदिंग डिसऑर्डर है तो उनके सांस में अगर ये ब्लैक कार्बन जाएगा तो उनके ब्रीदिंग डिसऑर्डर और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और ब्लैक कार्बन इंडियन मानसून साइकिल को भी अफेक्ट करता है क्योंकि जो ये ब्लैक कार्बन है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उनका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से जो पूरी जो मानसून साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक रिसर्च के तहत ये पाया गया है कि प्री मानसून सीजन में जो भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे ब्लैक कार्बन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे टेम्परेचर
ज़्यादा होने से प्री मानसून सीज़न में बहुत ही ज़्यादा रेन होता है, और जो भारत का सदर्न पार्ट है वहाँ पे ब्लैक कार्बन की मात्रा कम होने से वहाँ पे रेन काफ़ी कम होता है। तो इस तरह से ब्लैक कार्बन इंडियन मानसून साइकिल को डिस्टर्ब करता है। अब बात करते हैं स्टबल बर्निंग के बारे में। तो जो मानसून सीज़न होती है वो वीट एंड पेडी को कल्टीवेट करने के लिए काफ़ी सूटेबल सीज़न होती है। तो इसलिए पंजाब, हरियाणा और भारत के बाकी सारे रीजन में वीट एंड पेडी को मानसून सीज़न में कल्टीवेट किया जाता है। हालांकि अक्टूबर और नवंबर में ये फसल हार्वेस्टर मशीन की सहायता से काट ली जाती है, लेकिन इस कटाई में फसल का सिर्फ अनाज वाला हिस्सा यानी कि धान के पौधे के ऊपर का हिस्सा ही काटा जाता है और बाकी का हिस्सा खेत में ही लगा रहता है, जिसको हिंदी में पराली कहते हैं। क्योंकि अक्टूबर और नवंबर में किसान को रबी फसल की बुआई के लिए खेत को खाली करना होता है, तो इसलिए किसान खेत में लगी हुई पराली को जमीन से काटने की बजाय उसमें सीधा आग लगा देते हैं, जिससे कि पूरा खेत जल्दी से जल्दी खाली हो जाए और वो जो रबी क्रॉप्स है उसको कल्टीवेट कर सके। हालांकि इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्टबल बर्निंग से धुआं प्रोड्यूस होता है उसमें काफ़ी सारे हार्मफुल गैसेस होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो ये सभी अगर सांस में जाते हैं तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी हैजार्डस है। साथ ही साथ अक्टूबर और नवंबर में जो विंड की स्पीड होती है वो काफ़ी कम होती है, तो हरियाणा और पंजाब से जो भी स्टबल बर्निंग के थ्रू धुआं प्रोड्यूस होता है वो आसपास के एरिया जैसे कि सेंट्रल दिल्ली तक पहुंचता है। तो हर विंटर में दिल्ली में ये धुएं की वजह से एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। भारत में स्टबल बर्निंग को एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत रेगुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं ग्लायोफोसेट केमिकल के बारे में। रिसेंटली जर्मनी ने 2023 तक ग्लायोफोसेट के यूज़ के ऊपर बैन रख दिया है। तो ग्लायोफोसेट एक हर्बिसाइड है जो कि वीड्स को यानी कि अनवांटेड प्लांट्स को किल करता है। मेनली ये हर्बिसाइड को एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। भारत में ये मैन्युअल वीडिंग के अल्टरनेटिव के तौर पे ये केमिकल को यूज़ किया जाता है, क्योंकि मैन्युअल वीडिंग की जो लेबर कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो ये कॉस्ट को कम करने के लिए ये हर्बिसाइड को यूज़ किया जाता है। भारत में इसका हाईएस्ट यूज़ महाराष्ट्र में शुगर केन एंड मेज के क्रॉप में वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि ग्लायोफोसेट प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जो प्रोटीन ज़रूरी होते हैं उनके प्रोडक्शन को प्रिवेंट करता है। साथ ही साथ ये एक नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, यानी कि ये वीड्स के साथ साथ जो मेन क्रॉप्स है उसको भी ये किल कर देता है। ये ह्यूमंस के लिए कार्सियोजेनिक है, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं रेड मड यानी कि बॉक्साइट रेसिड्यू के बारे में। तो जो एल्यूमिना होता है, एल्यूमिना यानी कि आयरन ऑक्साइड, तो एल्यूमिना के प्रोडक्शन के दौरान जो भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको रेड मड या तो बॉक्साइट टेलिंग्स के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ एल्यूमिना को बॉक्साइट ओर से बेयर प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ये सॉलिड वेस्ट में आयरन ऑक्साइड केमिकल होने की वजह से रेड मड का कलर लाल होता है। हालांकि ये एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हैजार्डस है, क्योंकि इसमें अलग अलग इम्प्योरिटीज़ जैसे कि कॉस्टिक सोडा, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम एंड टाइटेनियम जैसे कंपाउंड्स होते हैं। इसमें आयरन होने की वजह से ये एक्सट्रीमली कोरोसिव है और साथ ही साथ सॉइल ऑर्गेनिजम्स के लिए भी काफ़ी खतरनाक है। इसकी अलग अलग एप्लीकेशंस है, जैसे कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ब्रिक्स एंड सिरामिक्स मेकिंग में, लैंडफिल कैपिंग में और वाटर एंड सुएज ट्रीटमेंट एजेंट को बनाने में रेड मड का यूज़ होता है। अब बात करते हैं फ्लाई ऐश के बारे में। तो जो भी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट होते हैं उसमें पाउडर्ड कोल के बर्निंग के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट क्रिएट होता है उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। ये बाय प्रोडक्ट को फ्लाई ऐश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी कोल ऐश है उसका ट्रांसपोर्टेशन एग्जॉस्ट गैसेस के द्वारा होता है, तो इसलिए ये कोल ऐश को फ्लाई ऐश के नाम से जाना जाता है। और फ्लाई ऐश को फ्लू ऐश या तो पल्वराइज्ड फ्यूल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। पल्वराइज्ड यानी कि पाउडर्ड। जनरली फ्लाई ऐश को एंथ्रेसाइड कोल या तो बिट्यूमिनस कोल के बर्निंग के बाद प्रोड्यूस किया जाता है। और ये फ्लाई ऐश में अलग अलग प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ऐसे सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके यूज़ की बात करें तो फ्लाई ऐश को पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सीमेंटेटियस प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है। सीमेंटेटियस प्रॉपर्टीज़ यानी ऐसा मटेरियल्स की जिसको पानी के साथ मिक्स करने पर वो एकदम हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। साथ ही साथ इसको ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग और रोड बैकमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। हालांकि फ्लाई ऐश जो है वो
टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट्स है कि जिससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड हार्ट डिसीज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ ये सॉइल को पॉल्यूट करता है और जो ट्रीज़ की रूट डेवलपमेंट सिस्टम है उसको भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। अब बात करते हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी मैप ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये मैप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम एंड नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत इम्प्लीमेंट कर रही है। ये दोनों मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जो अलग अलग 8 मिशंस है, वो 8 मिशन में से ये 2 मिशंस है। और ये मैप अलग अलग रीजनल सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ मार्जिनल फार्मर्स, लाइफ स्टॉक टू ह्यूमन रेशियो, पर कैपिटा इनकम, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को यूज़ करके रीजनल डेटा पॉइंट्स जैसे कि राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, टेम्परेचर वेरिएशन, रेनफॉल पैटर्न, ऐसे अलग अलग डेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोवाइड करेगा। तो अब बात करते हैं रेड एटलस एक्शन प्लान मैप के बारे में। रिसेंटली रेड एटलस एक्शन प्लान मैप एंड कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम मैप यानी कि सी फ्लोस चेन्नई को तमिलनाडु में फ्लड मिटिगेशन के लिए लॉन्च किया गया है। सबसे पहले रेड एटलस एक्शन प्लान मैप के बारे में बात करते हैं। तो इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च ने लॉन्च किया है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि तमिलनाडु में फ्लड मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। 2015 में तमिलनाडु में एक डिजास्टरस फ्लड आया था कि जिसमें कई लोगों की जानें चली गई थी। तो फ्यूचर में ऐसी कंडीशंस के सामने प्रिपेयर्ड रहने के लिए ये मैप को लॉन्च किया गया है। ये मैप में तमिलनाडु में अलग अलग मंथ्स में अलग अलग रेनफॉल पैटर्न्स के कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और वो सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया जाए उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ फ्लड के दौरान चेन्नई में कौन कौन से ऐसे एरिया है कि जहाँ पे इवैक्यूएशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, उसके बारे में भी ये मैप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब देखते हैं सी फ्लोस चेन्नई ऐप के बारे में। इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। ये भारत का सबसे पहला इंटीग्रेटेड कोस्टल फ्लड वार्निंग सिस्टम है कि जिसमें फ्लडिंग के पहले और फ्लडिंग के दौरान इवैक्यूएशन ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए क्रिएट किया गया है। ये एक वेब बेस्ड GIS सिस्टम है। GIS यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम के द्वारा सैटेलाइट के थ्रू फ्लडिंग के दौरान तमिलनाडु का मॉनिटरिंग किया जाएगा और किस जगह पे सबसे ज़्यादा इवैक्यूएशन की ज़रूरत है वो ये सिस्टम से डिसाइड किया जाएगा। और साथ ही साथ कोई एक पर्टिकुलर एरिया में फ्लडिंग के दौरान क्या क्या कंडीशंस क्रिएट हो सकती है उसको ये सिमुलेट भी कर सकता है। अब बात करते हैं सफ़र सिस्टम के बारे में। सफ़र स्टैंड्स फॉर सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को अपनी सिटी की एयर क्वालिटी के बारे में पता चले ताकि अप्रोप्रिएट मिटिगेशन मेजर्स को लिया जा सके। ये सिस्टम को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग ने क्रिएट किया है। ये भारत की सबसे पहली एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम का पार्ट है। ये सभी टाइप के अलग अलग वेदर पैरामीटर्स जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, पर्टिकुलेट मैटर, ब्लैक कार्बन, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन जैसे अलग अलग वेदर पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। और साथ ही साथ बेंजीन, टोल्यूइन एंड एक्साइलिन जैसे हार्मफुल पॉल्यूटेंट के कंसंट्रेशन को भी मॉनिटर करता है। ये रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ साथ 72 आवर्स एडवांस फोरकास्ट भी प्रोवाइड करता है। ये जो वेदर पैरामीटर्स है और एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो एक बड़ी सी LED स्क्रीन में सिटी के अलग अलग पब्लिक प्लेसेस पे एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि सिटीजन्स को अपने सिटी की एयर की क्वालिटी के बारे में पता चल सके। तो अब बात करते हैं इको फ्रेंडली क्रैकर्स के बारे में। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने 3 अलग अलग ग्रीन क्रैकर्स को लॉन्च किया है कि जिससे 30% जितना पार्टिकुलेट एमिशन रिड्यूस हो सकता है। तो ये 3 क्रैकर्स को काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च की नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। ये ग्रीन क्रैकर्स को नॉर्मल क्रैकर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये क्रैकर्स के ऊपर ग्रीन लोगो एंड QR कोड को प्रिंट किया जाएगा। ये QR कोड को स्कैन करके ये क्रैकर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो ये 3 क्रैकर्स है, सेफ वाटर रिलीजर यानी कि स्वास, सेफ थर्माइट क्रैकर यानी कि स्टार एंड सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम यानी कि सफल। अब ये देखते हैं कि कौन कौन से क्रैकर्स को ग्रीन क्रैकर्स कहा जा सकता है।
तो मेनली इसमें 3 कंडीशंस है। सबसे पहले है कि किसी भी क्रैकर्स की आवाज़ एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ना हो। वो क्रैकर्स पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोरेशन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पैसों के द्वारा अप्रूव किया होना चाहिए। और तीसरा, वो क्रैकर्स में मर्क्यूरी, आर्सेनिक एंड बेरियम जैसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। तो अब बात करते हैं नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स के बारे में। रिसेंटली आंध्र प्रदेश को नेशनल वाटर मिशन अवार्ड्स 2019 की अलग अलग कैटेगरीज के तहत 3 अवार्ड्स दिए गए थे। ये अवार्ड्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज को वाटर कंजर्वेशन, वाटर के एफिशिएंट यूज़ के लिए और सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए दिए जाते हैं। ये अवार्ड्स नेशनल वाटर मिशन के 5 गोल्स के तहत अलग अलग 10 कैटेगरीज में दिए जाते हैं। तो नेशनल वाटर मिशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मिशन है, उसके 8 मिशन में से ये एक है। ये मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वाटर के कंजर्वेशन को और उसके वेस्टेज को मिनिमाइज करके वाटर के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना। ये मिशन के तहत स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन करके सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल वाटर पॉलिसी को भी रिवाइज करेगा। नेशनल वाटर पॉलिसी के बारे में बात करें तो इसमें वाटर के कंजर्वेशन के लिए कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे कि वाटर मैनेजमेंट के लिए एक स्टैंडर्डाइज नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश करना, स्टोरेज डैम की सेफ्टी के ऊपर गाइडलाइंस को इशू करना, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन को रेगुलेट करना और साथ ही साथ ड्रॉट मैनेजमेंट एंड लैंड एरोजन को कंट्रोल करना। तो ऐसे कई सारे वाटर कंजर्वेशन मेजर्स नेशनल वाटर पॉलिसी में दिए गए हैं। अब बात करते हैं नेशनल वाटर मिशन के 5 अलग अलग गोल्स के बारे में। तो सबसे पहला गोल है कि वाटर डेटाबेस को पब्लिक डोमेन में इशू करना। ये डेटाबेस में कौन कौन से एरियाज़ में टोटल कितना ग्राउंड वाटर है, वहाँ पे वाटर की क्वालिटी कैसी है, वो सब डेटा ये डेटाबेस में इंक्लूड होता है। फिर वाटर कंजर्वेशन, ऑगमेंटेशन एंड प्रिजर्वेशन के लिए सिटीजन एंड स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए प्रमोट करना। और जो भी वनरेबल एरियाज है कि जहाँ पे ग्राउंड वाटर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पानी की काफ़ी कमी है, वैसे एरियाज में स्पेशल अटेंशन प्रोवाइड करना। वाटर यूज़ की एफिशिएंसी को 20% तक बढ़ाना और बेसिन लेवल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट को प्रमोट करना कि जिससे वाटर मैनेजमेंट, लैंड एंड उसके रिलेटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर को अचीव किया जा सके। तो अब बात करते हैं इकोलॉजिकल फ्लो नोटिफिकेशन फॉर रिवर गंगा के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि रिवर का ई फ्लो क्या होता है। कोई भी रिवर को अपने इकोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जितना भी रिवर फ्लो चाहिए, यानी कि जितनी भी वाटर क्वांटिटी चाहिए, उसको रिवर ई फ्लो कहते हैं। तो 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इकोलॉजिकल फ्लो नोटिफिकेशन फॉर रिवर गंगा को लॉन्च किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर रिवर गंगा में से अलग अलग प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन के लिए वाटर को यूज़ किया जाता है तो रिवर गंगा में जो उसका ई फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे कि रिवर गंगा के ऊपर जो भी इकोसिस्टम डिपेंडेंट है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया है ताकि रिवर गंगा में रिवर फ्लो को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया जा सके। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में मिनिमम ई फ्लो कंडीशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि जो रिवर गंगा का ओरिजिन है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से लेके हरिद्वार तक के स्ट्रेच में अक्टूबर, अप्रैल एंड मई महीने में जो रिवर गंगा का एवरेज रिवर फ्लो है उसका 25% ये 3 महीने में मेंटेन होना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन या तो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है जो कि रिवर गंगा में से पानी का यूज़ कर रहे हैं या तो फ्यूचर में करने वाले हैं, वो सभी इंडस्ट्री को ये 3 क्राइटेरिया ध्यान में रख के रिवर गंगा का यूज़ करना होगा। और ये सभी जो प्रोजेक्ट्स है वो ई फ्लो नोटिफिकेशन का अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल वाटर कमीशन की है और रिवर गंगा की फ्लो कंडीशंस पर आवर मॉनिटर की जाएगी। तो अब बात करते हैं कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 को लॉन्च किया है। ये इंडेक्स का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भारत के जितने भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है वो अपने वाटर रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं उसको असेस करना है। ये इंडेक्स के मेनली 9 इंडिकेटर्स है, जैसे कि सोर्स सेगमेंटेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, मेजर एंड मीडियम इरीगेशंस, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो ऐसे करके टोटल 9 अलग अलग इंडिकेटर्स है। ये असेसमेंट एक्सरसाइज को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ
रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट करती है। और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2.0 में अलग अलग स्टेट्स एंड यूटीज़ को 2017 एंड 18 ईयर के बेस के ऊपर रैंक किया गया है। तो अब इसके हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो इसमें मेनली 3 कैटेगरीज है, जनरल स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट एंड यूटीज़। जनरल स्टेट में सबसे पहला रैंक है गुजरात का, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट में हिमाचल प्रदेश और यूटीज़ में पौंडीचेरी का फर्स्ट रैंक है। ये इंडेक्स के सेकंड फेज में यूनियन टेरिटरीज ने पहली बार अपना डेटा प्रोवाइड किया है और टोटल स्टेट में से 80% स्टेट्स ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 1.0 के कंपैरिजन में अपना वाटर मैनेजमेंट स्कोर को इम्प्रूव किया है। हालांकि उसके सामने कुछ स्टेट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये सब स्टेट्स ने अपना वाटर मैनेजमेंट स्कोर को कम किया है। तो अब बात करते हैं ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में। तो दिसंबर 2018 में ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट ने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के ऊपर एक रिपोर्ट को रिलीज़ किया था। हमने ये टॉपिक को इसलिए कवर किया है क्योंकि यूपीएससी ने पिछले पेपर्स में लगभग 1 साल पहले के न्यूज़ में से भी क्वेश्चन पूछे हैं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने से हमने इसको कवर किया है। ये रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया इज़ द 3rd हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इन द वर्ल्ड। इसका मेन रीज़न ये है कि भारत में कोल के साथ साथ ऑयल एंड गैस का यूज़ ईयर बाय ईयर काफ़ी बढ़ रहा है। वर्ल्ड में 10 बिगेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर कंट्री की बात करें तो उसमें सबसे पहले 3 है चाइना, यूएस एंड इंडिया, जिसमें चाइना का शेयर लगभग 27% जितना है और यूएस का शेयर लगभग 15% जितना है। ये रिपोर्ट के मुताबिक अगर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के गोल को अचीव करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को 2030 तक 15% जितना कम करना होगा और 2050 तक 0 तक लाना होगा। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये फ्यूचर अर्थ एंड वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम का जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्ल्ड में टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के कॉजेस और उसके मिटिगेशन अप्रोचेस को अलग अलग रीजनल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। ये प्रोजेक्ट के मेनली 2 पब्लिकेशन है, ग्लोबल कार्बन बजट एंड कार्बन एटलास। ग्लोबल कार्बन बजट को 57 रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलके वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज टोटल फॉसिल फ्यूल कितना बर्न करते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और कार्बन एटलास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड के अलग अलग रीजन में ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से टोटल कितना कार्बन एमिशन हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम। रिसेंटली रेड प्लस हिमालयन प्रोग्राम को जुलाई 2020 तक एक्सटेंड किया गया है। रेड स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये प्रोग्राम को भारत के हिमालयन स्टेट्स में डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के इशू को एड्रेस करने के लिए 2016 में लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम को इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट जॉइंटली इम्प्लीमेंट करती है। रेड के बारे में जाने तो ये स्ट्रेटजी को यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ने डेवलपिंग कंट्रीज में फॉरेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए ये स्ट्रेटजी को लॉन्च किया था। और ये स्ट्रेटजी को पेरिस एग्रीमेंट 2015 में भी इंक्लूड किया गया है। तो रेड एंड रेड प्लस में मेन डिफरेंस क्या है, तो बाली एक्शन प्लान 2007 को फॉलो करते हुए कैनकन अग्रीमेंट्स में रेड को रेड प्लस किया गया था। तो इसमें मेन डिफरेंस ये है कि रेड प्लस में कुछ नए कंपोनेंट्स को ऐड किया गया है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के एमिशंस को रिड्यूस करना, फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक यानी कि जो भी कार्बन एटमॉस्फेयर में से सॉइल में जमा हुआ है उनको कंजर्व करना और साथ ही साथ फॉरेस्ट के सस्टेनेबल मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना। तो अब बात करते हैं शोला वेजिटेशन ऑफ द नीलगिरीज के बारे में। ये वेजिटेशन वेस्टर्न घाट के ट्रॉपिकल मोंटाना फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जो कि माउंटेनस एरिया में लोकेटेड होते हैं। ऐसे फॉरेस्ट के की फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें मेनली एवरग्रीन टाइप वेजिटेशन पाया जाता है, जिसमें 80% से ज़्यादा ग्रासलैंड होते हैं। ऐसे फॉरेस्ट का शेप कॉनिकल होता है और ये फॉरेस्ट में वाइल्ड बोर, स्पॉटेड डियर, स्टैग, स्लोथ बियर जैसे एनिमल्स देखे जाते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट के ट्रॉपिकल मोंटाना फॉरेस्ट है वो बेसिकली ग्रासलैंड एंड डेंस ट्री कवर का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि 1600 से लेकर 2000 मीटर पे देखे जाते हैं। शोलाज में मेनली ट्रीज की हाइट 25 से लेकर 30 फीट तक होती है और शोला वेजिटेशन
जनरली रिजीज में ग्रो होते हैं। ये वेजिटेशन के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो शोला वेजिटेशंस माउंटेन रेंजेस में लार्ज वाटर क्वांटिटी को स्टोर करके एक वाटर हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर के तौर पे एक्ट करते हैं। और शोला वेजिटेशन में से कई सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती है। फॉर एग्जांपल केरला एंड तमिलनाडु की कई सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स ये शोला वेजिटेशन है। और साथ ही साथ इसमें रिच बायोडाइवर्सिटी भी है। यहाँ पे जो नीलगिरी थार है वो सिर्फ शोला वेजिटेशन में ही पाया जाता है। तो अब बात करते हैं बंदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। ये टाइगर रिजर्व कर्नाटका में लोकेटेड है, जो कि तमिलनाडु की मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला की वायानाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कर्नाटका का नागरहोल नेशनल पार्क से सराउंडेड है। ये रिजर्व की मेनली 2 फ्लैगशिप स्पीसीज है, टाइगर एंड एलिफेंट। ये रिजर्व महाराजा ऑफ मैसूर का हंटिंग रिजर्व हुआ करता था और ये रिजर्व भारत का एक मेगा बायोडाइवर्सिटी एरिया में से एक, क्योंकि अगर ये रिजर्व के साथ ये तीनों का एरिया कंबाइन किया जाए तो ये टोटल एरिया में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन है। और साथ ही साथ ये टोटल एरिया में वेस्टर्न घाट का लगभग 21% जितना टोटल फॉरेस्टेड एरिया भी शामिल है। ये रिजर्व के फ्लोरा की बात करें तो मेनली इसमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड श्रब लैंड्स देखे जाते हैं। ये रिजर्व के नॉर्थ में काबिनी रिवर है, साउथ में मोयार रिवर है और नुगु रिवर ये पार्क में से पास होती है। तो अब बात करते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में। रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम माइनिंग को बैन कर दिया गया है। इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने पहले अमराबाद टाइगर रिजर्व में यूरेनियम माइनिंग के लिए परमिशन दी थी। हालांकि ये परमिशन के बाद चेंचू ट्राइब्स जो कि अमराबाद फॉरेस्ट में रह रही है, उन्हें ये ट्राइब्स ने उसका प्रोटेस्ट किया, क्योंकि यूरेनियम माइनिंग से जो अमराबाद फॉरेस्ट की जो रिवर्स है वहाँ पे यूरेनियम का पॉल्यूशन फैल सकता है। ये जो चेंचू ट्राइब्स है वो अमराबाद फॉरेस्ट की रिवर पे डिपेंडेंट है, तो उनके हेल्थ को काफ़ी खतरा हो सकता है। यूरेनियम माइनिंग से रिलेटेड कुछ लीगल प्रोविजन की बात करें तो यूरेनियम माइनिंग जो है वो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मैनेज करती है। हालांकि जो माइनर मिनरल्स है जैसे कि क्ले है, सैंड है, उसका मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है। जो भी स्टेट के मिनरल है उसका मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हालांकि जो भी मिनरल्स भारत के टेरिटोरियल वाटर्स या तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में से पाए जाते हैं, उसका मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में देखें तो ये तेलंगाना के नालामाला हिल्स में लोकेटेड है और ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में लोकेटेड है। अब बात करते हैं अर्थ के नए जियोलॉजिकल एपोक के बारे में। तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको मेनली 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ईओन, अरा, पीरियड एंड एपोक। ये सब कैटेगराइजेशन का मेन एम ये है कि इससे जो भी जियोलॉजिस्ट है वो अर्थ की जो पास्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स है जैसे कि डायनासोर का एक्सटिंक्शन, तो उसको टाइम स्केल पे अच्छी तरह से क्लासिफाई कर सके। इसके लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को ये 4 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है। करंटली अभी अर्थ पे होलोसिन एपोक चल रहा है। पिछले कई सालों में ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से अर्थ की जो जियोफिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या तो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर एंड एयर की कंडीशंस है उनमें काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। तो वो चेंजेस को ध्यान में रखते हुए 2000 में नोबेल लॉरेट पॉल क्रुट्जेन एंड यूजीन स्ट्रॉमर ने एंथ्रोपोसिन एपोक को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। तो रिसेंटली एंथ्रोपोसिन वर्किंग ग्रुप ने एंथ्रोपोसिन को ऑफिशियली एक नए जियोलॉजिकल एपोक के तौर पे डेजिग्नेट करने के फेवर में वोट किया है। तो अब बात करते हैं जायंट डेड जोन के बारे में। रिसेंटली गल्फ ऑफ मैक्सिको में जायंट डेड जोन डिस्कवर हुआ है। डेड जोन यानी कि ओशन का ऐसा एरिया कि जहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये एरिया में जो मरीन लाइफ है वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेड जोन गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है और सेकेंड लार्जेस्ट जो डेड जोन है वो गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। तो डेड जोन कैसे क्रिएट होता है उसको समझने से पहले सबसे पहले हमें यूट्रोफिकेशन के कंसेप्ट को समझना होगा। तो जब भी लैंड में से रन ऑफ वाटर कोई भी वाटर बॉडीज़ में एंटर होता है तो वहाँ पे मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो ये मिनरल्स एंड
न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके ये वाटर बॉडीज़ में अलगा का एक्सेसिव ग्रोथ होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो अलगा है वो वाटर बॉडीज़ के ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेती है, तो उससे वो वाटर बॉडी में जो भी मरीन लाइफ्स है उसके लिए ऑक्सीजन नहीं बचता, तो धीरे धीरे वो वाटर बॉडी में जो मरीन लाइफ है वो कम होती जाती है। तो ये प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन की वजह से जो वाटर की सरफेस है वहाँ पे बहुत सारी अलगा है, तो जब ये अलगा की डेथ होती है तो वो वाटर बॉडी के बॉटम पे कलेक्ट होते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो माइक्रोब्स होते हैं वो ये अलगा को डिकम्पोज करते हैं। हालांकि ये डिकम्पोजिशन प्रोसेस में माइक्रोब्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो यूट्रोफिकेशन की वजह से ये वाटर बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी है और जो बचा कुछ ऑक्सीजन है वो सब ये माइक्रोब्स कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो कंडीशन होती है कि जहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम मात्रा में, तो ऐसी कंडीशन से डेड जोन क्रिएट होता है। तो अब बात करते हैं ऑपरेशन क्लीन आर्ट के बारे में। ये ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मंगूस हेयर के इलीगल स्मगलिंग को प्रिवेंट करना। मंगूस हेयर का यूज़ मेनली पेंट ब्रशेज में होता है, क्योंकि मंगूस हेयर से जो भी पेंट ब्रश बनते हैं वो नॉर्मल ब्रशेज से काफ़ी सुपीरियर होते हैं और उनकी कलर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के नीचे काम करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इलीगल वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग को प्रिवेंट करना। ये ब्यूरो को वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 को अमेंड करके 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइल्ड लाइफ क्राइम से रिलेटेड जो भी नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं उनके ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए एडवाइस देता है। मंगूस की बात करें तो टोटल इंडिया में मंगूस की 6 स्पीसीज पाई जाती है। हालांकि ये 6 में से सिर्फ इंडियन ग्रे मंगूस ही भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और साथ ही साथ ये मंगूस को सबसे ज़्यादा हंट भी किया जाता है। मंगूस को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 2 में लिस्ट किया गया है और उसका IUCN स्टेटस लिस्ट कंसर्न्ड है।